बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख करके वेलकम 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 एवरीवन। क्या कि आखिर में अपना जो बिहेवियर एंटर की बातें कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाले चैप्टर को आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 के तहत देखने वाले हैं कि आखिर में अपना जो कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर है उसमें डिमांड क्या होता है ना। डिमांड पर बातें करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। शिवम बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहां पर कंज्यूमर बिहेवियर में ही हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स, यानी कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की बातें हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग डिमांड को कवर करने वाले हैं, यानी कि मांग क्या होता है, मांग के कितने प्रकार हैं और मांग की तालिका क्या होती है। तो डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल, इनकी बातें आज की क्लास में किया जाएगा। तो बेसिकली 3 टॉपिक हैं और तीनों में से यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सो देखेंगे, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है। कॉमर्स वाले भाई, पैसे की कमी थोड़ी है। डिमांड की जब भी बातें होती है तो इसमें पैसे चाहिए होता है, क्योंकि भिखारी पैसे जो वो नहीं रखेगा अपने पास तो फिर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का वो डिमांड नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि पैसे की कमी थोड़ी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिमांड जैसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्या आप लोग चाहते हो कि एक बार रिवीजन कर लिया जाए पिछले क्लास का? एक बार बताएंगे। यहां पर एक्स एक्सिस सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, रिवीजन एक बार कर लिया जाए। तो देखो, यहां पर मैं डायग्रामेटिक रिवीजन आपको करवा दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जो है यहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। वाई गुड्स को दिखाने के लिए यहां पर लिख देंगे हम लोग पूरी बात। वाई गुड्स हमने लिख दिया, इधर हमने मान लो कि यहां पर एक्स गुड्स लिख दिया। ठीक है जी। अब हमें बजट लाइन के बारे में जो बहुत अच्छे से पता था कि बजट लाइन एक हमारा इस प्रकार का लाइन बनता है और इस पर यहां पर बंडल हो सकते हैं, 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 यहां बंडल हो सकते हैं। तो हर जगह पर हमारे बंडल्स बने होते हैं बजट लाइन के ऊपर। तो बजट लाइन जो हमारा है उसके ऊपर अगर कोई बंडल बना हुआ है और उसे अगर हम खरीदारी करने की बात करें, उसे हमने मान लो परचेज कर लिया, तो क्या हमारे टोटल पैसे खत्म हो जाएंगे? तो हाँ जी, क्योंकि बजट लाइन असल में कंज्यूमर की औकात को बताता है कि कंज्यूमर कोई भी गुड्स को कितनी कितने अमाउंट में परचेज कर सकता है। अब यहां पर चूंकि 2 गुड्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स को कितना परचेज कर सकता है एंड वाई को भी कितना परचेज कर सकता है। ठीक है ना। बात रही फिर हम लोग यहां पर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, तो उसे हमने एक बार कैसे लेना है, क्रॉस करते हुए, जिसमें कि बजट लाइन को यहां पर ऐसे क्रॉस करे 2 जगह पर। ठीक है, ऐसा हमें एक बार क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व खींच लेना है। फिर क्या करने हैं, एक बार आप जो बजट लाइन को ही टच करवाते हुए बिल्कुल आप ऐसे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने वाले हो। समझ गए। तो इसका यहां पर नाम कुछ ना कुछ दे देंगे बाद में हम लोग। अभी तो फिलहाल इसका IC1 एंड IC2 केवल नाम दे देते हैं। अब IC1 के ऊपर में भी यहां पर बंडल हो सकते हैं, यहां पर बंडल हो सकते हैं, यहां पर बंडल हो सकते हैं, यहां पर बंडल हो सकते हैं और यहां पर भी बंडल हो सकते हैं, इधर भी बंडल हो सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर में जितने भी पॉइंट बने हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व IC1 के ऊपर में जितने भी पॉइंट बने हुए हैं वो आपस में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं, समान स्तर के संतुष्टि को दिखाते हैं। और ऐसे ही IC2 के ऊपर में मान लो यहां पर कोई बंडल है, यहां पर कोई बंडल है, ये वाला एक बंडल है, यहां पर इधर बंडल है, ये वाला बंडल है। तो ये IC2 के ऊपर में बने हुए सभी बंडल सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं।
मतलब इनके सारे बंडल आपस में सेम होंगे सेम सेटिस्फेक्शन के लिए, और इनके जो आपस में बंडल हैं IC1 के ऊपर वो सारे आपस में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं। लेकिन IC1 पर बने हुए बंडल्स के कंपैरिजन में IC2 वाले जितने भी बंडल्स हैं वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएंगे, क्योंकि IC2 के ऊपर में जितने भी बंडल्स हैं वो ऊपर नजर आ रहे हैं IC1 के ऊपर। तो IC1 में कम सेटिस्फेक्शन, लेकिन IC2 में ज्यादा सेटिस्फेक्शन। समझ आ गया ना। और एक और हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं IC3, तो इसके ऊपर यहां पर बंडल हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। ये सब आपस में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल एक छोटा सा, क्या हम इन वाले बंडलों को इन बंडलों को इन बंडलों को इन बंडलों में से किसी भी एक बंडल को परचेज कर सकते हैं क्या? IC3 के ऊपर बने हुए इन बंडलों को हम परचेज कर सकते हैं क्या? सभी बच्चे एक बार चैट में लिखेंगे, क्या IC3 के ऊपर बने हुए इन बंडलों को हम परचेज कर सकते हैं क्या? बताइए जरा। हाँ जी, जल्दी से एक बार लिखो। तक है तो इस सभी कह रहे हैं सर नो सर नो, खरीदारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी औकात यहीं तक है हमारी औकात यहीं तक है, तो इसकी खरीदारी या इसकी खरीदारी या इसकी खरीदारी इसकी खरीदारी पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब ये भिखारियों वाला बात हो गया कि सर सपना हम तो बहुत दूर का देखते हैं लेकिन उतनी औकात नहीं है। बात यहां पर फिर आती है IC2 के बंडल पर, क्या हम इन बंडलों को 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 परचेज कर सकते हैं क्या? सर हमें लग रहा है कि यहां पर कुछ बंडल बाहर हैं और कुछ बंडल, एक बंडल हमारा जो बजट लाइन के ऊपर ही बना हुआ है, तो इसकी खरीदारी तो संभव है, क्योंकि ये हमारी औकात भी यहां तक है और हमारी सोच भी यहां तक है, हमारी इच्छा भी है। तो हाँ, इन बंडल को हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या इस बंडल को खरीद सकते हैं? नहीं। क्या इस बंडल को खरीद सकते हैं? नहीं। क्या इस बंडल को खरीद सकते हैं? नहीं। इस बंडल को खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जितने भी बंडल बने हुए ए दूरा पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब 1 2 3 4 ये बंडल सब बाहर हैं, बजट लाइन से बाहर, इसलिए खरीदारी नहीं संभव है। लेकिन सिर्फ हम किसको खरीद सकते हैं? तो ये वाला बंडल खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हमारा IC2 पर बना तो है लेकिन ये टच कर रहा है हमारे बजट लाइन को, यानी कि हमारी औकात को। मतलब जितना हमारी औकात है उतना ही हम सोच भी रहे हैं, तो हम यहां पर बहुत अच्छे से ले सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए वापस से हम पूछ रहे हैं क्या इसकी खरीदारी संभव है? नहीं, क्योंकि ये बजट लाइन से बाहर है। तो आई होप कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, इसकी खरीदारी संभव नहीं है क्योंकि बजट लाइन से बाहर है। इसको खरीद सकते हैं लेकिन खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वाले IC2 पर हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये खरीद पाना पॉसिबल भी है, तो हर हाल में हम इसकी खरीदारी क्यों ना करें, इसकी खरीदारी करना ज्यादा फायदा है, तो इसकी खरीदारी ही हम लोग हर हाल में करेंगे, ना कि IC1 के किसी बंडल को। IC1 के कोई भी बंडल जो IC का ये बंडल है या फिर ये वाला बंडल है, ये वाला बंडल है या फिर ये वाला बंडल है, इन बंडलों को तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि या तो ये बजट लाइन के ऊपर है या फिर बजट लाइन के अंदर है। खरीदारी तो कर सकते हैं लेकिन खरीदने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि इनकी तुलना में IC1 की तुलना में IC2 पर बने हुए ये बंडल ज्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखा रहे हैं। तो कंज्यूमर हायर सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए IC2 का ये बंडल परचेज जरूर करना चाहेगा। लॉजिकल बात समझ आ गया क्या? तो इसीलिए हमने यहां पर बताया था कल की क्लास में कि X गुड्स यहां पर कुछ ले लो और Y गुड्स इधर कुछ ले लो, बात खत्म, और हमें अब कुछ नहीं चाहिए। यहां पर हमने X गुड्स परचेज कर लिया और इधर हमने जो वो Y गुड्स परचेज कर लिया, बात समाप्त। इतनी सी बात कहनी थी आपसे। कैसा लगा? तो वो बजट लाइन से बाहर है, बहुत बढ़िया। डिमांड है, तो इसलिए हम डिमांड टॉपिक देखो।
अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डिमांड के ऊपर में। डिमांड तुम्हारी शुरुआत हो गई है। डिमांड टॉपिक शुरुआत होने से पहले तुम्हारी पार्टी की डिमांड हो रही है, तो इसलिए हम डिमांड टॉपिक पढ़ाएंगे आज की क्लास में। डिमांड वाली टॉपिक पढ़ाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। बाकी हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है। तो आइए जरा यहां पर आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है डिमांड। डिमांड असल में बहुत सारे बार देखा गया है कि लोग गलत मतलब निकाल देते हैं। डिमांड का सही सही मतलब है जो अभी आपने देखा था बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से, वही डिमांड है एक्चुअल में। मतलब यहां पर जो तुमने देखा कि सर हमारी इच्छा कर रहा है, वो इंडिफरेंस कर्व बताया है ना। इच्छा अपनी हिसाब से नहीं चलता, वो चलता है बहुत सारी जगहों पर। हम लोग कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, कहीं एडवर्टाइजमेंट देख लिया, कहीं दोस्तों से बात इस चीज के बारे में सुन लिया, तो हमारे मन में इच्छा पैदा होता है। और इच्छा होने के बाद आपके पास बजट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो यहीं पर ये जो आपने देखा अभी जस्ट कि ये हमारी इच्छा भी थी और ये हमारी औकात भी थी खरीदने की, तब जाकर के ये वाला प्रोडक्ट डिमांड हम कर पा रहे यहां पर एक्स का और वाई का। समझ पाए? असल में डिमांड का डेफिनेशन यहां से निकला हुआ है। तो डिमांड असल में है क्या? मांग क्या है? मांग है किसी वस्तु या सेवा की वो मात्रा जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। लेकिन अब टाइम बड़ा फैक्टर करता है इसमें, क्योंकि टाइम के साथ प्राइस चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पर डिमांड में हम लोग टाइम को भी ऐड करेंगे। तो बोल रहे थे कि डिमांड इज द क्वांटिटी। डिमांड क्या होगा? डिमांड इज द क्वांटिटी। डिमांड वो मात्रा है ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, या फिर दैट अ कस्टमर। कस्टमर भी बोल सकते हैं, हालांकि कस्टमर कंज्यूमर में बहुत बड़ा फर्क ये है कि कस्टमर सिर्फ परचेज करने की बात करता है, यूज करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कस्टमर कैन परचेज एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम। मतलब एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर जिस वस्तु की मात्रा कुछ हम ले रहे हैं, यहां पर देखो जिसको हम खरीद सकते हैं, कि किसी वस्तु की वो मात्रा जो उपभोक्ता निश्चित समय तथा दिए हुए मूल्य पर खरीद सकता है, उसे ही वो मांग कहेगा। किसी वस्तु की वो मात्रा जो उपभोक्ता निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदारी कर सकता है, कर सकता है मतलब उसकी उतनी औकात है कि वो खरीद सकता है, वही डिमांड है। खरीदा नहीं है, खरीद सकता है। बात समझिए जरा, खरीदा नहीं है, खरीद सकता है। मतलब हमारे पास उतनी औकात है कि उस वस्तु का दाम हमको पता चल गया, हमारे पास कितना इनकम है ये हमको पता है, तो हम उस वस्तु को दाम को देख करके बता देंगे कि हम इतनी मात्रा इसकी खरीद सकते हैं। यही डिमांड है। अब हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम खरीद सकते हैं, ये डिमांड है। खरीद लिया गया ये डिमांड नहीं है। बात समझिए, जो मात्रा हम किसी वस्तु की खरीद सकते हैं वो हमारी डिमांड है, यानी कि हमारी औकात। समझ रहे हो? क्या ये बातें क्लियर हैं सभी को? एक बार बताओगे जल्दी जल्दी, क्या डिमांड का सही सही अर्थ समझ में आ गया? अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं, वैसे तो प्राइस लाइन में आप लोगों ने पढ़ा है। मान लीजिए एक्स वस्तु का प्राइस है 5 रुपीज। 5 रुपीज एक प्रोडक्ट का प्राइस है, और आपके पास मनी इनकम जो है मान लीजिए यहां पर 100 रुपया है। हमें बताइए कि एक्स की क्वांटिटी आप कितना परचेज कर सकते हैं? जल्दी जल्दी सभी को बताइए। अगर तुम्हें पता चल जाए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में क्या है, तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारे पैकेट में कितना पैसा है, तो तुम किसी भी प्रोडक्ट का, यानी कि उस वाले प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट 5 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, अब तुम बता सकते हो कि सर इस प्रोडक्ट का हम इतनी यूनिट डिमांड कर सकते हैं। समझ आया? बिल्कुल सही जवाब। 20 यूनिट यहां पर हम लोग जो है डिमांड कर सकते हैं। कैसे निकाला? M/P(x) करके निकाला। तो 100 को डिवाइड कर दिया है हमने 5 से, तो पता चल गया हमें 20 यूनिट हम खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो 100 रुपया हम एक्स पर ना खर्चा करके हम वही खर्चा हम वाई पर लगा देंगे, हो सकता है। बताया था ना बजट लाइन में कि ये 10 रुपए का सामान है मान लो, और मनी इनकम तो तुम्हारा 100 है,
तो आप यहां पर वाई गुड्स को परचेज कर सकते हैं। कितने अमाउंट में बताइए जरा चैट में। तो कहोगे सर 100 रुपया है हमारे पास, 10 रुपए का सामान खरीदना है तो हम 10 यूनिट खरीद सकते हैं। ये हमारी औकात पता चल गया कि अगर हमने सारा पैसा एक्स पर लगाते तो एक्स का हम कितना परचेज कर सकते थे, 20 यूनिट। ये हमारी डिमांड कहलाती है। मतलब एक निश्चित कीमत पर हम कितनी किसी वस्तु की मात्रा ले सकते हैं, लेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ले सकते हैं ये यूनिट। हम चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो खरीद सकते हैं, यही डिमांड है। अगर यहां पर खर्चा हो सकता है, नहीं किया, एक्चुअल खर्चा हमने इधर कर दिया मान लो वाई गुड्स पर तो ये वाली बात ऐसी बनेगा कि अगर दूसरी प्रोडक्ट है 10 रुपए की और वहां पर हमने 100 रुपए अगर लगा दिया, मान लो थोड़े समय के लिए कि लगा दिया, और उस वस्तु को हम खरीद सकते हैं 10 यूनिट, तब वहां पर वो डिमांड बनेगा 10 यूनिट। इसकी डिमांड बन गई 20 यूनिट। तो डिमांड देख रहे हो यहां पर चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, है ना, प्राइस की वजह से। इसलिए यहां पर हमने प्राइस जो जरूर रखना है डिफिनेशन में। दूसरी बात, टाइम के साथ भी यहां पर जो प्राइस चेंज हो जाता है, तो टाइम को भी जरूर इसीलिए काउंट किया जाएगा डिफिनेशन के अंदर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये समय, ये मूल्य रखते ही नहीं है और कहते हैं लो सर हमने डिफिनेशन बना दिया डिमांड का। वो गलत डिफिनेशन हो जाएगा, ध्यान रखोगे। इसलिए यहां पर दोनों कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं। सभी बच्चों को क्लैरिटी मिल चुका होगा कि डिमांड वाले डेफिनेशन में हमें दो चीजें जरूर रखना है, निश्चित मूल्य और निश्चित समय, दोनों बात जरूर लिखना है डिमांड के अंदर। दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे अभी 5 फैक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 फैक्टर जरूर लिखना है आपको डेफिनेशन में। क्लियर है ना? अभी 9वें लेक्चर पर हैं, तो टोटल हमने 16 से 17 लेक्चर इसमें करना होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, तब ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है जी। अब आते हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या कहते हैं। इनका कहना है कि देखो भाई, डिमांड होने के लिए 5 फैक्टर चाहिए। सबसे पहले क्या है, डिमांड होने के लिए बात कर रही है कि डिमांड अराइजेज, यानी कि डिमांड तब होता है व्हेन देयर इज अ डिजायर, कि किसी वस्तु के प्रति पहले इच्छा होना चाहिए। फॉर अ कमोडिटी, यानी कि किसी वस्तु के प्रति पहले इच्छा जरूरी है। फिर रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। देयर इज अ विलिंगनेस टू स्पेंड रिसोर्सेस, कि हमारे पास मन भी होना चाहिए कि पैसा खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जन्मजात कंजूस होते हैं, वो लोग पैसा खर्चा करना ही नहीं चाहते, तो वो डिमांड नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है विलिंगनेस टू स्पेंड रिसोर्सेस, कि पैसा तो है लेकिन खर्च करने का मन भी होना चाहिए, नहीं तो किसी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं कर पाओगे। एंड एट अ सर्टेन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम लिख दो या सर्टेन टाइम लिख दो, कोई बात नहीं। क्या बोला इन्होंने कि किसी वस्तु की इच्छा होने पर, साधन होने पर, साधन खर्च करने की भी इच्छा होने पर, और एक निश्चित मूल्य तथा निश्चित समय पर मांग उत्पन्न होता है। तो डिमांड कब उत्पन्न होता है? अब जो इन्होंने डेफिनेशन में बात बोला सब, वो यहां पर एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाएगा। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट कर लेना है इस चीज को कि डिमांड कितने सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये हम अगली क्लास में एक बार दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है जी, डिटेल में डायग्रामेटिक साथ। जैसे आप लोग समझते हो ना, चाय कॉफी ये प्रतिस्थापक वस्तु है, कार और पेट्रोल पूरक वस्तु है, ये अगली क्लास में बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो मांग के लिए हमारे पास यहां पर 5 ऐसे फैक्टर हैं, 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत जरूरी हैं डिमांड के लिए। 5 फैक्टर एक बार सभी बच्चे बताएंगे, डिमांड होने के लिए कितने फैक्टर का होना जरूरी है डिमांड होने के लिए। ठीक है रवि, मैं देख लूंगा डाउट लास्ट में। एक बार पहले आप बताओ, डिमांड होने के लिए कितने फैक्टर की हमें आवश्यकता है, जरूर एक बार बताइए। रवि मैं आपके डाउट्स देख लूंगा बाद में। तो यहां पर जो 5 फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, कि किसी वस्तु के प्रति पहले इच्छा तो हो, खरीदने का मन ही नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कोई थोड़ी दे देगा आपको। तो इसलिए किसी वस्तु के प्रति इच्छा होना चाहिए, यानी कि टू हैव अ सर्टेन डिजायर, या फिर बोल दो टू हैव अ डिजायर फॉर अ समथिंग, यानी कि किसी वस्तु के प्रति इच्छा होना चाहिए, डिजायर फॉर अ कमोडिटी। दूसरा क्या है, उस वस्तु को खरीदने के लिए, यानी कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन, साधन मतलब पैसा, पैसा होना चाहिए, क्रय शक्ति होना चाहिए। इसलिए हमने बोला था पिक्चर में पैसे की कमी थोड़ी है, तो खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए।
मतलब हैविंग द मीन्स मतलब होता है पैसा या रिसोर्स, या फिर बोल सकते हैं पावर होना चाहिए फुलफिल करने के लिए। पावर मतलब लड़ाई वाला, ये वाला पावर नहीं शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रहा है, मनी पावर की बात हो रही है। यानी कि हैविंग द मीन्स और द पावर टू फुलफिल द डिजायर, कि जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने की भी शक्ति आपके पास होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। साधन को खर्च करने का भी इच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जन्मजात कंजूस होते हैं, वो लोग डिमांड नहीं कर पाते हैं। सो डिजायर टू स्पेंड रिसोर्सेस, है ना, पैसा तो है लेकिन खर्च करने का भी मन होना चाहिए, तभी तो डिमांड कर पाओगे। और फिर चौथे पॉइंट में कह रहे हैं कि एक वस्तु का निश्चित मूल्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको एक फिक्स प्राइस नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे कि उस प्रोडक्ट को आप कितना यूनिट परचेज कर सकते हो। बता पाओगे क्या? नहीं। मान लो हमने कि कोई प्रोडक्ट बोल दिया कि ये प्रोडक्ट कितना खरीद पाओगे, कितना खरीद पाओगे? सर जब तक इसका प्राइस ना पता चले तो हम कैसे बता पाएंगे कि कितना खरीद पाएंगे हम? हमारे पास तो पैसा खूब है लेकिन ये मिल कितना में रहा है, पहले प्राइस तो पता हो। इसलिए किसी वस्तु के निश्चित मूल्य हमें पता होने चाहिए, तब जाकर के डिमांड होगा। सो द आइटम या फिर गुड्स या फिर कमोडिटी कुछ भी लिख दो, लेकिन बोल देना यहां पर कि द आइटम हैज अ फिक्स्ड प्राइस या फिर कमोडिटी हैज अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोला? हैविंग अ फिक्स्ड टाइम, यानी कि एक निश्चित समय का होना भी बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि अभी हम जा रहे थे कोई सामान खरीदने और अचानक से बारिश शुरू हो गया, है ना। मान लो कि हम आइसक्रीम खरीदने जा रहे थे, जैसे हम निकले बस बारिश एकदम दे दनादन, तो हम जो है वो आइसक्रीम डिमांड करने छोड़ करके हो सकता है छतरी का डिमांड कर दें क्योंकि बारिश होने लगी है ना। समझ आया ये एग्जांपल? तो एक सर्टेन टाइम का यहाँ पर यही मीनिंग है कि हम अभी जा रहे थे, मौसम को देखते हुए आइसक्रीम परचेज करने के लिए गए, निकले, और जैसे बाहर निकले तो हमारे जो वो ऊपर वाले बरसने शुरू हो गए। ठीक है जी। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पर भोजपुरी गाना बज रहा है, बारात है भाई का, और मैं क्लास, बारातियों को भी दिखा दो, कौन अकेले अकेले हमारा है। डिमांड पूछा जाता है कितने टाइप का होता है, तो भाई डिमांड दो टाइप का होता है। एक कोई सिंगल कंज्यूमर, अगर कोई प्रोडक्ट डिमांड करने की विचार बनाया है, खरीदना चाहता है, खरीद सकता है। मान लो कि हम इस प्रोडक्ट को 10 यूनिट खरीद सकते हैं, तो हमारा जो 10 यूनिट है मैं ही केवल खरीद सकता हूं, अकेले अकेले, हमारे साथ में और कोई नहीं है। तो यही डिमांड हमारा जो है वो 10 यूनिट क्या बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड, मतलब केवल हमने डिमांड किया अकेले, और कोई नहीं है हमारे पास, नहीं नहीं कोई नहीं है तो ये क्या बना? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन दूसरा है मार्केट डिमांड, जिसे हम बाजार मांग कह रहे हैं। बाजार मांग का मतलब है कि यही प्रोडक्ट, जैसे हमने 10 यूनिट डिमांड किया, हो सकता है तुम भी कहो सर हमको भी चाहिए 5 यूनिट, और कोई बच्चा कहेगा सर हमको भी चाहिए 1 यूनिट, कोई दूसरा और बच्चा कह सकता है सर हमको भी चाहिए 4 यूनिट। तो इस तरीके से हम 4-5 लोग मिलकर के अगर इस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, तो सब लोगों के डिमांड को मिला दीजिए, ये बन जाएगा मार्केट डिमांड। समझ आया क्या? समझ आया क्या? एक बार जल्दी से जवाब दे दो आप लोग सभी कोई, जल्दी से एक बार एग्जांपल दे दो सभी कोई। मैं अभी आप लोगों के चैट देख रहा हूं। बढ़िया, ठीक है, ठीक है। रवि क्या है आपके यहां से रिलेवेंट डाउट है क्या? थोड़े पैट नहीं लिखा, सेम ऐसी बात लिखा था उसने। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, बात समझ गए ना, सभी स्टेट बोर्ड, मैं सभी राज्यों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए इशारा क्या कर रहा हूं आपको। सभी स्टेट बोर्ड का सिलेबस सेम है, उनके थोड़े पैटर्न डिफरेंट है। अब पैटर्न क्या होता है सर? पैटर्न का मतलब क्वेश्चन पूछने का स्टाइल, सब पूछेगा वहीं से, लेकिन उनके स्टाइल अलग अलग होते हैं। जैसे बिहार बोर्ड में एमसीक्यू ज्यादा होता है ना, 100 एमसीक्यू दे देता है आप लोगों को, 50 बनाने बोलता है। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं आप लोगों का, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं आप लोगों का। सेम यही तरीका दूसरे बोर्ड में भी फॉलो करता है, लेकिन उन लोग का क्या है, जैसे झारखंड बोर्ड में 30 एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरे बोर्ड में, जैसे कि यूपी बोर्ड में देखो 10 एमसीक्यू रहते हैं। तो बस सिर्फ ये कम ज्यादा है,
एमसीक्यू कहीं कम कहीं ज्यादा। अब चले जाओगे आप अगर एमपी बोर्ड में, तो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछता है, मैच करने वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन सारे लोग पूछते कहां से क्वेश्चन? सब यहीं से पूछते हैं। मतलब सबके सिलेबस क्या है? सेम है। समझ गए क्या नहीं? और फिलहाल एक जो है स्टूडेंट आपके जो वो झारखंड बोर्ड के ही बच्ची ने अभी चूंकि रिजल्ट आया था तो उसने शेयर किया था हमारे साथ में, आपको बता दूं। तो तुम तो शुरुआत करेगा 9 यूनिट डिमांड, एक तो मेरा जो डिमांड बनेगा वो क्या बनेगा? ही। तो ऐसी कहानी थी इनकी। और पढ़ करके देखो 92 स्कोर करा, जुलाई से पढ़ करके 90 स्कोर करा। तो तुम तो शुरुआत से पढ़ रहे हो, तो चिंता मत करिए, ठीक है जी। तो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड एंड बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड का। तो इंडिविजुअल डिमांड में हम सिर्फ एक ही कंज्यूमर के डिमांड को देखेंगे। जैसे कि मान लो हमने एक मोबाइल परचेज करा, बस मैंने सिर्फ, तो मेरा जो डिमांड बनेगा वो क्या बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड। और ऐसा ही मोबाइल, सेम यही मोबाइल, अब कौन सा मोबाइल है पता नहीं सेम मोबाइल जो वो आप लोग भी कह रहे हो सर हमें भी परचेज करना है एक, कोई दूसरा एक और बच्चा कह रहा है सर हमको 3 गो लेना है, कोई कह रहा है हमको सर 4 लेना है, कोई कह रहा है सर हमको 1 लेना है। इस प्रकार के हम अगर सभी लोगों के डिमांड को जोड़ देंगे, सब लोगों ने सेम मोबाइल ही परचेज करा है, अलग अलग नहीं, मार्केट में जाकर के सब लोगों ने उसी तरह का मोबाइल परचेज किया जिस तरह का मैंने परचेज किया था, तो आपस में सबके डिमांड को जोड़ देंगे तो कितना बना? 4 और 4 8 और 1 9, तो टोटल डिमांड कितना हुआ है उस मोबाइल का? 9 यूनिट डिमांड हुआ है मार्केट के अंदर। ये बनता है हमारा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब ये नहीं है कि सब लोग अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, नहीं, अलग अलग सामान नहीं, सभी लोग सेम तरह का सामान खरीद रहे हैं, सेम प्राइस पर या थोड़े डिफरेंट प्राइस पर भी हो सकता है, लेकिन सबने क्या खरीदा है? सेम। सामान क्या है? सबका सेम है। सामान क्या है? सबका सेम है। सर 18 प्रो मैक्स होगा सर? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं है। कमोडिटी जरूर एक बार बताइए कि इंडिविजुअल डिमांड सभी बच्चों को क्लियर है? इंडिविजुअल डिमांड सभी को क्लियर है? क्या लिखा है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का वो क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, खरीदना चाहता है, इन अ गिवन टाइम, एक दिए हुए टाइम पीरियड में, एंड एट अ गिवन प्राइस, इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। खरीदना कौन चाह रहा है? सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर। देखो यहां पर हमने ग्रीन किया हुआ है, एक कंज्यूमर है और वो फिक्स प्राइस पर फिक्स टाइम में कुछ क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा है, विलिंगनेस है उसके अंदर, है ना, खरीदने की पूरी पूरी इच्छा आ गई है उसके अंदर। तो इसको बोलेंगे हम लोग वो क्वांटिटी, एक कमोडिटी का जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवन प्राइस पर, वही क्वांटिटी केवल बनेगा इंडिविजुअल डिमांड। तो किसी वस्तु की वो मात्रा जो एक निश्चित समय अवधि तथा एक निश्चित मूल्य पर एक उपभोक्ता द्वारा खरीदने की तत्परता जाहिर हो रही है, उसी को हम व्यक्तिगत मांग बोलेंगे। तत्परता मतलब हमको खरीदने का मन कर रहा है, हमको खरीदने का मन कर रहा है, इसको बोलते हैं तत्परता। समझ गए क्या? इसको क्या बोलते हैं? तत्परता बोलते हैं। तो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। विक्रम, तत्परता का मतलब क्या होता है? खरीदने का मन कर रहा है, खरीदने का मन कर रहा है ना, इसको बोलते हैं तत्परता। जैसे हमको प्यास लग गया तो पानी पीने का मन कर रहा है, ये भी तत्परता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है अमित, बोलेंगे द, चलो जी आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं यहां पर मार्केट डिमांड में। यहां मार्केट डिमांड में क्या बोलेंगे? द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट डिफरेंट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय। डिफरेंट कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स डिमांड करना चाहते हैं एक कमोडिटी का, है ना, तो उनके टोटल अमाउंट आप जोड़ दीजिए। तो वही कह रहा है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट डिफरेंट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। कैसा लगा सर? मजा आ गया, क्योंकि यहां पर डिफरेंट कंज्यूमर्स हो गए, लेकिन सब डिफरेंट कंज्यूमर्स क्या परचेज कर रहे हैं? सेम टाइप का प्रोडक्ट। सेम टाइप का प्रोडक्ट रहेगा तभी तो टोटल कर सकते हैं।
अब कोई खरीदेगा पानी, कोई खरीदेगा दूध, क्या बोलोगे? 1 लीटर पानी खरीदा और 1 लीटर दूध खरीदा, क्या दोनों को जोड़ दोगे आपस में कि 2 लीटर दूध? नहीं बोल सकते ना ऐसा। क्या बोल दोगे? 2 लीटर पानी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि 1 लीटर तो दूध है और 1 लीटर तो पानी है, तो जोड़ तो नहीं सकते। तो इसीलिए मार्केट डिमांड में सेम टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, सेम टाइप का प्रोडक्ट, तभी उनकी क्वांटिटी आपस में जोड़ सकते हैं। ये वाला पेन हमने खरीदा 1 इकाई, तुमने खरीदा 5 इकाई, उसने खरीदा 2 इकाई, तो सबके डिमांड को आपस में मिला दिया जाएगा। बात समझ आ गया क्या? बात समझ आ गया क्या? एक बार इसको भी जल्दी से बताइए आप लोग। हम हिंदी में तब तक पढ़ देते हैं कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय अवधि तथा एक निश्चित मूल्य पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा खरीदने की तत्परता होती है, उसके कुल योग को ही हम लोग बाजार मांग कहेंगे। मतलब सभी कंज्यूमर्स ने सेम टाइप का प्रोडक्ट कितना 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 अमाउंट परचेज किया है, सबके अमाउंट को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा टोटल डिमांड, और वही टोटल डिमांड बनेगा मार्केट डिमांड। ठीक है जी, बढ़िया लगा, मजे आ गए। अब आते हैं जी अगले। अब हमें जो है शेड्यूल के बारे में समझना होगा। क्या बोलते हैं इसको? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, मांग की तालिका बोलते हैं। यहां पर वैसे लिखा हुआ है, जो चीजें आपको हिंदी में दिखेगा ना हेडिंग में, वो यहां पर लिखा रहता है, देखो, ठीक है जी, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी। अब ये डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं? ये डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल का मतलब होता है एक लिस्ट, एक लिस्ट तालिका, जिसको तालिका बोल सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है साक्षी। तो देखिए जरा यहां पर, देखिए जरा यहां पर कह रहे हैं कि मांग अनुसूची वो तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को एक निश्चित समय में दर्शाती है। मतलब हम अभी कुछ वस्तु खरीद रहे थे अलग अलग प्राइस पर, मान लो अब यहां लिस्ट है तो अलग अलग प्राइस रख सकते हैं, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं ना। तो इसलिए ऐसा मत पूछना कि सर मांग में तो आपने बोला था स्थिर कीमत है, यहां पर तो आप कह रहे हैं विभिन्न कीमत। यहां पर विभिन्न कीमत इसलिए है क्योंकि लिस्ट बना रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखो ध्यान से, टेबल में क्या होता है, पूरी पूरी जानकारी ऐसे समझो कि हमने एक टेबल बना दिया इस प्रकार का, यही है मांग अनुसूची जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे पहले यहां पर 2 चीज रखना होता है, 2 हिस्सा बना लेते हैं। पहले साइड में आप लिखेंगे प्राइस, यानी कि वस्तु का मूल्य। क्या लिखेंगे? वस्तु का मूल्य। ठीक है जी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिख दोगे यहां पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ क्या लिख देना? कमोडिटी। और दूसरे साइड में लिखोगे वस्तु की मांग, या फिर मांग की मात्रा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए मांग की मात्रा, मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से समझना जी, इधर हमने क्या करा, हमने प्राइस रख दिया मान लो पहले 10 रुपया। अब 10 रुपए पर हमारा मन कर रहा है उस प्रोडक्ट को 5 यूनिट परचेज करने का, मैंने कर दिया 5 यूनिट परचेज। फिर हमने इसके प्राइस बढ़ा दिए, ये प्रोडक्ट जो प्राइस 10 रुपए का था, अब वो प्राइस मान लो 20 रुपए का हो गया, वो प्रोडक्ट 20 रुपए का हो गया। तो जैसे प्रोडक्ट महंगा होता है हम कम खरीदना पसंद करते हैं, तो हमने कर दिया 4 यूनिट परचेज करना शुरू। फिर वही वस्तु का प्रोडक्ट, वही जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस और बढ़ गए, तो हम उसको और कम परचेज करने लगे। जो मन करे लिख देना डेटा, लेकिन पहले की तुलना में कम होगा क्योंकि प्राइस बढ़ा है। सामान महंगा होगा तो कम खरीदेंगे ना। अगर वो प्रोडक्ट 40 रुपया का हो गया तो हम और कम परचेज करेंगे यहां पर। तो आई होप कि सभी बच्चों को यहां पर क्लियर हो गया होगा कि हमने अलग अलग प्राइस क्यों लिया हुआ है। अलग अलग प्राइस हमने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हम मार्केट में ऐसे ही पता करते हैं कि इतने रुपए के हिसाब से दोगे तो इतना खरीदेंगे, ज्यादा महंगा दोगे तो कम खरीदेंगे, सस्ता दोगे तो ज्यादा खरीदेंगे, ये होता है ना। तो वही चीज यहां पर हो रहा है। इस पूरे
चीज को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल या फिर तालिका। ठीक है जी, मांग की तालिका यही है जिसमें अलग अलग कीमतों पर हमारे अलग अलग जो है मांग की मात्राओं को दिखाया जाता है। और जब जब आप जो है प्राइस को बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना डिमांड को घटाएंगे। आप कुछ भी अमाउंट रख सकते हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो आप रखेंगे शुरुआत में अमाउंट, जो शुरुआत में प्राइस रखेंगे, अगर प्राइस लगातार आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो डिमांड को क्या करते जाओगे, जो शुरुआत में अमाउंट रखोगे उसकी तुलना में कम 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 करते जाना, बात खत्म। आप चाहे कुछ भी अमाउंट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? सर डिमांड शेड्यूल में प्राइस ज्यादा से कम और क्वांटिटी को कम से ज्यादा भी कर सकते हैं क्या? हाँ किंजल कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मतलब इस टेबल को हम उल्टा भी रख सकते हैं, मतलब 40 वाला ऊपर रख दो, उसके बाद 30, फिर अगला 20, फिर अगला 10, ऐसा भी कर दो, और इसमें जस्ट उल्टा फिर कर दो इसका, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, सकते हो। इसके बाद टेबल अगर हम यहां पर ऊपर में रख दिए 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, तो कर सकते हैं। इसको भी उल्टा करना पड़ेगा उस वक्त, फिर 2, 5, 2 के बाद 3, 4, 5 ऐसे सेट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आइए जरा यहां पर इंग्लिश मीडियम से भी इसको रीड करें जरा। कह रहे कि अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है। दैट शो, जो दिखलाता है, द क्वांटिटी डिमांडेड, किसको दिखाता है? क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाता है, ऑफ अ कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी को हमने कितना क्वांटिटी में डिमांड करा, एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में हमने अलग अलग प्राइसेस पर उस कमोडिटी का कितना कितना अमाउंट परचेज करने का विचार बनाया था। लो जी, यही है आपका डिमांड शेड्यूल। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ, अब हमें ये दो कैटेगरी में देखना पड़ेगा। डिमांड शेड्यूल जो होता है उसकी भी दो अलग अलग कैटेगरी होता है। सर सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। हाँ सुमित, चैप्टर नंबर ये 2 चल रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर का, ये बड़ा चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है। ये 2 चैप्टर खत्म हो गया तो समझ लो आधा इकोनॉमिक्स लगभग आपने समाप्त कर दिया क्योंकि मार्केट वाला चैप्टर जो है वो 5 से 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अगर प्राइस बढ़ाने का मन है तो लगातार बढ़ाते चले जाइए, घटाने का मन है तो लगातार घटाते चले जाइए, बीच में कम ज्यादा नहीं करना है। ये नहीं कि एक बार घटा दिया प्राइस फिर वापस बढ़ा दे रहे, नहीं। टेबल जो बनता कैसे है, टेबल कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया। अगर आप प्राइस लगातार बढ़ा रहे हैं तो लगातार बढ़ाते चले जाइए, और प्राइस लगातार घटा रहे हैं तो लगातार घटाते चले जाइए। ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने प्राइस बढ़ा दिया वापस घटा दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सर कितना परसेंट का क्वेश्चन आता है इस पूरे चैप्टर से? बहुत बड़ा चैप्टर भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। बिंदास अभी पढ़ो ना, पहले पढ़ लो, फिर लास्ट में बताएंगे क्या पूछता है, कितने कैसे आते हैं। सिलेबस वाले दिन में तो सब कुछ बताया था आपको। आइए, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। अगर चैप्टर 2 अच्छे से, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये चैप्टर 3 भी आपका हलवा बना देगा। क्योंकि चैप्टर 2 आपने पढ़ लिया तो सेम टू सेम लगने वाला है चैप्टर 3। कुछ कंसेप्ट उनके डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम। जैसा डिमांड वैसे ही सप्लाई, समझ पा रहे हो? हिंट दे दिया हमने आपको। अब आते हैं हम डायग्राम के ऊपर में। क्या सर इसमें डायग्राम भी लिखेंगे? नहीं नहीं, डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा करके ही चलूंगा आगे। जब डिमांड शेड्यूल पूछेगा तो हम डायग्राम क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, मांग की मात्रा लिखना चाहिए था। तो यहां पर जो हमने रखा है क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर, और प्राइस रखा है वाई एक्सिस पर। ठीक है ना? क्लियर है ना? क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर और प्राइस वाई एक्सिस पर। क्लियर है? प्राइस हमेशा से वाई एक्सिस पर ही रखना होता है। अब प्राइस हमने कितना रखा है? पहले रखा है हमने 10, फिर हमने कर दिया है 20, फिर हमने करा है 30, यहां पर कर दिया है 40, अगली बार कर दिया है 50, ऐसा कुछ। 50 नहीं है टेबल में, फिर भी आप ले सकते हैं डायग्राम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं डिमांड के साइड में। डिमांड हमने शुरुआत करा है यहां पर 2 से, लेकिन हम यहां पर शुरुआत करेंगे टेबल में, सॉरी डायग्राम में 1 से, क्योंकि देखो यहां पर 1-1 का गैप है सब में, तो इसलिए 1-1 से शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1, 2,
3 4 5 6 7, कहीं तक भी जा सकते हो, ये स्केल है हमारा। अब जो है काम उतना ही में करना है जितना कि यहां पर बोला गया कि 10 रुपए प्राइस पर डिमांड कितना है, 5 यूनिट हो रहा है। 10 रुपए प्राइस है और डिमांड कितना हो रहा है, 5 यूनिट डिमांड हुआ है। तो 5 पर इसको ले जाकर के आप मिला दीजिए, ठीक है जी। फिर देखेंगे 20 रुपए पर 4 यूनिट का डिमांड हुआ। 20 रुपए प्राइस है, पहले प्राइस देख लीजिएगा। 20 रुपए प्राइस है और डिमांड कितनी हो रही है, 4 यूनिट डिमांड हो रहा है। फिर बताइए प्राइस हो गया है 3 रुपया, तो डिमांड कितना होने लगा, सर डिमांड होने लगा है 3 यूनिट। लो जी। फिर बताइए अगर प्राइस हो गया है 40, तो डिमांड कितना हुआ है, 2 यूनिट। तो 40 रुपए प्राइस पर डिमांड कितनी है, तो डिमांड हमारा है 2 यूनिट। तो यहां पर हमारे पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है। सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर दो तो हमारा जो है डिमांड कर्व बन करके तैयार हो जाए। इसी को बोलते हैं मांग की रेखा। मांग की रेखा को डी से लेकर के डी तक आप लिख दीजिए, डी से डी तक मांग की रेखा है। डी सी मत लिखना, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर डिमांड कर्व तो डी सी आ जा रहा है, लेकिन नहीं, डी से लेकर के पॉइंट डी तक आपका जो है क्या है, डिमांड की रेखा यानी कि मांग की रेखा तैयार हो गई है। यही है डिमांड लाइन। जल्दी बताओ कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे कैसे बच्चे हैं भाई, मतलब तुम्हें क्लासरूम दिखाई दे रहा है। बच्चे हमारा होता है इंडिविजुअल डिमांड होती है जी। गमछे की बात कर रहे हो, ओहो, आपकी डिमांड हो और हम सप्लाई ना करें तो ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, ठीक है जी। अच्छी चीजें डिमांड करोगे, है ना, तो अच्छी अच्छी चीजें जो है डिमांड करते हो, हम सप्लाई हमेशा करते हैं। तो आज की क्लास में आपने जो डिमांड शेड्यूल सीख लिया है, लेकिन 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 डिमांड शेड्यूल को भी 2 पार्ट में, जैसे हमने बोला कि 2 पार्ट में किया जाता है। एक तो हमारा होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। तो यहां पर देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा डिमांड शेड्यूल बनाए ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो सेम टू सेम लिख दें क्या सेम टू सेम है ये। तो यहां पर कहेंगे कि द डिमांड शेड्यूल शोइंग द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कि एक अच्छे वस्तु या एक वस्तु का केवल क्वांटिटी को दिखा रहा है, दैट अ कंज्यूमर विल बाय, जो कि एक कंज्यूमर खरीद सकता है एट डिफरेंट प्राइसेस, इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अलग अलग प्राइस पर कोई भी एक सिंगल कंज्यूमर कितना कितना प्रोडक्ट डिमांड करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये सेम टू सेम टेबल बनेगा, डायग्राम सेम भी बनेगा। तो एक उपभोक्ता द्वारा किसी विशेष वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली सूची को ही व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे या फिर तालिका कहेंगे। तालिका बोलिए अनुसूची बोलिए, सेम बातें हैं। तो इसमें हम लोग जो है टेबल ड्रॉ नहीं करते हैं, टेबल आप लगा लेना, सेम टू सेम टेबल बना लेना, सेम टू सेम डायग्राम बना लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहां पे। हमें मेन आपको सीखना पड़ेगा यहां पर मार्केट वाली बात, डिमांड शेड्यूल। उससे पहले हम यहां पर चाहते हैं आप लोग एमसीक्यूज कर लो, एमसीक्यूज पहले कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर्याप्त समय दे रहे हैं, सोच समझ करके लगाना। तत्व कौन कौन से आए, देखिए यहां पर मांग में आवश्यक तत्व कौन कौन से आएंगे। मेन मेन फैक्टर आपको बताया था 5 होते हैं, और 5 में से कितने सारे फैक्टर लिखे हुए हैं। तो यहां पर किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना,
वस्तु को पाने के लिए साधन तो होना ही चाहिए, साधनों को खर्च करने की तत्परता भी होना चाहिए। तो सारे के सारे फैक्टर यहां पर आ रहे हैं। मांग को होने के लिए ये सारे एलिमेंट या इन सारे फैक्टर्स की इसेंशियल हमें जरूरत होती है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है जी। आते हैं यहां पर, मांग किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं भी आपसे पूछ लेता हूं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां पे कि मांग किन किन चीजों पर निर्भर करता है। कोई बात नहीं शानिया, गलती से दूसरा मार्क हो गया तो कोई बात नहीं, ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी है। ये प्राइस पर, अगर किसी गुड्स को हमने कंज्यूम किया, दोनों यहां पर जो वो बहुत सही सही जवाब हैं। क्योंकि हम लोग यूटिलिटी को देख करके भी उसको ज्यादा या कम डिमांड कर सकते हैं। अगर किसी गुड्स को हमने कंज्यूम किया और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम उसको और भी ज्यादा मात्रा में परचेज करना चाहते हैं, यानी कि हायर यूटिलिटी हायर डिमांड। सीधी बात, लो यूटिलिटी हमें या कम यूटिलिटी मिल रही है तो हम डिमांड भी कम करते हैं उसकी। सीधी बात। तो ऐसे यहां पर बात किया जाएगा कि डिमांड किस पर डिपेंड करता है, तो वस्तु की कीमत पर भी और उपयोगिता पर भी। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका जिक्र हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है जी, अगला क्लास जब होगा तब बात करेंगे। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड यूटिलिटी, दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन यहां पर सी लगेगा। चलो जी, अब हमें यहां पर आने हैं। एक बात और पूछ लूं क्या? पूछ ही लेता हूं, क्योंकि लास्ट सिर्फ हमें एक डायग्राम देखना होगा, क्लास खत्म। किसी वस्तु की, यहां पर ए उपभोक्ता का नाम है, ए फॉर अनिल, मान लो ए फॉर अनिल। किसी बच्चे का नाम यहां पर आ रहा है ए फॉर अदिति, मान लो ए फॉर अदिति। तो अदिति जो है वो खरीद रही है यहां पर 10 इकाई कोई भी प्रोडक्ट। और बी से किसी का नाम है क्या? चैट करना एक बार। बी से किसी का नाम है? नहीं है। बी फॉर मान लो विनोद। तो यहां पर बी उपभोक्ता है जो कि 20 इकाई खरीद रहा है। मतलब अदिति ने परचेज करा 10 यूनिट और बी से कोई विनोद है तो उसने परचेज करा 20 यूनिट। एक देखो 10 यूनिट परचेज कर रही है और दूसरा 20 यूनिट परचेज कर रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि बाजार मांग कितनी होगी। इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय कंज्यूमर ए इज 10 यूनिट्स, ए जो कंज्यूमर है वो 10 यूनिट डिमांड कर रहा है, एंड बाय कंज्यूमर बी, यानी कि जो बी कंज्यूमर है वो 20 यूनिट डिमांड कर रहा है, देन द मार्केट डिमांड विल बी, मार्केट डिमांड कितना होगा? पोल इस्तेमाल करिए और जवाब दीजिए। टोटल जोड़ देना है ना हमें, 10 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स का डिमांड होगा, यानी कि 30 इकाइयां जो है वो बाजार मांग बनेगा। बाजार मांग का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर ने कितना परचेज किया? 10 यूनिट, और दूसरे कंज्यूमर ने कितना परचेज किया? 20 यूनिट। तो दोनों की डिमांड को मिला देना होता है मार्केट डिमांड में, है ना। आइए, तो वही मार्केट डिमांड शेड्यूल से ही अब सवाल आपसे करेंगे हम यहां पर, और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है, इससे डिफिनीशन से पहले तो मैं चाहूंगा आप एक बार इसका टेबल भी देख लीजिए एंड डायग्राम भी देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। थोड़ी सी क्या है? डिफिकल्टी लेवल है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहां पर एक्स, सॉरी, हाँ इतने में हो जाना चाहिए, इतने में हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार पहले रखते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है जी। फिर यहां पर कंज्यूमर ए के बारे में रख देते हैं कि कंज्यूमर ए ने कितना डिमांड करा है, वो यहां पर रख देंगे। कंज्यूमर बी जो है यहां पर कितना डिमांड कर रहा है उसको बाद में रख देंगे। तो देखिए जरा कैसे टेबल बनाइए, थोड़ा सा पेचीदा है। तो यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे प्राइस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लिख सकते हो पूरा पूरा। तो यहां पर लिख देना प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि वस्तु का मूल्य। ठीक है, लिख लोगे ना। और यहां पर एक कंज्यूमर के द्वारा कितना डिमांड किया जा रहा है उसको लिखेंगे D1। D1 लिख सकते हैं, मतलब पहले कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया, ऐसे ही दूसरे कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया। और फिर मार्केट डिमांड जब निकालेंगे यानी कि MD, तो यहां पर बनेगा D1 प्लस D2। D1 प्लस क्या बनेगा? D2। क्या बनेगा?
D1 प्लस D2 बनेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो मान लिए कि यहां पर हमने प्राइस रखा है 10 रुपीज, तो यह कह रहा है कि भैया हम 5 यूनिट परचेज करेंगे, और हो सकता है इसका मन करे कि नहीं सर हम 10 यूनिट्स परचेज करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, अब प्राइस हमने मान लो कि बढ़ा दिया है। आप प्राइस चाहें तो घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्राइस को क्या करा, बढ़ा दिया। जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाएगा। इसने डिमांड घटा के कर दिया 4 यूनिट, और इसने भी कुछ ना कुछ डिमांड घटा दिया, हो सकता है ये कर रहा है 8 यूनिट डिमांड। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, यहां पर हमने प्राइस कर दिया 30, तो ये डिमांड फिर से घटा देगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड घटेगा, और ये भी डिमांड घट जाएगा दूसरे कंज्यूमर का भी। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा है, अब कर दिया है प्राइस यहां पर हमने 40 रुपीज। जब 40 रुपीज हम पर यूनिट कर दे रहे हैं प्राइस, तो प्राइस फिर से बढ़ गया, तो इसलिए डिमांड क्या होगा, घटेगा। यहां पर भी डिमांड दूसरे कंज्यूमर का भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा जी। तो बताइए मार्केट डिमांड पहले में कितना होगा, यहां पर मार्केट डिमांड कितना होगा, एक बार सभी बच्चे चैट में लिखो जरा। यहां दोनों 15 यूनिट्स होगा, समझ गए हो इसका मतलब सब कोई। यहां पर भी दोनों को जोड़ दीजिए 12 हो गया, यहां पर दोनों को जोड़ दीजिए 9 हो गया, यहां दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। डन, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। दीपक, रीतू, सूरज, जयश्री, सलमान, हनी, खुशी, अंकित, शीतल, फैजल, दीपक। आइए, तो अब हमें जो क्या बनाने होंगे, डायग्राम। डायग्राम में यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। अगर इसको आपने सीख लिया तो आप समझेंगे कि आज का क्लास मेरा सक्सेसफुल रहा, है ना? तो प्राइस सबसे पहले लिखेंगे वाई एक्सिस पर, एंड यहां पर लिखेंगे आप मांग की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिखेंगे, मांग की मात्रा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की गई मात्रा, है ना? और इधर क्या है, प्राइस। प्राइस हमेशा ध्यान रखना वाई एक्सिस पर ही रहेगा, कभी भी एक्स एक्सिस पर मत लिखना। आइए, प्राइस को यहां पर देखें तो 10, 20, 30, 40 है, तो प्राइस इधर सेट कर दीजिए वाई एक्सिस पर 10, 20, 30, 40, और भी आगे कर सकते हैं अगर लिखने का मन हो तो। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग डिमांड की जानकारी लेते हैं। मार्केट डिमांड में सबसे पहले बड़ा वैल्यू देखो कौन सा है, इनमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 15। ठीक है जी। और सबसे छोटा वैल्यू इन सब में से छोटा वैल्यू देखो कौन सा है, 2 है। तो हमें इसका मतलब 2-2 के गैप से लेकर के चलना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। तो लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड हमारी मार्केट डिमांड वाला 15 तक ही है। मिलाते हैं जरा अब हम लोग यहां पर ध्यान रखना है, पहले डॉटेड पॉइंट से काम चलाना होगा। तो जब 10 रुपीज प्राइस था, तो D1 की बातें पहले कर रहे हैं, केवल D1, अभी D2 और मार्केट डिमांड भूल जाओ। तो प्राइस 10 है तो डिमांड कितना है, 5 यूनिट। प्राइस 10 तो डिमांड कितना है, 5 यूनिट। 5 यहां पर होगा 4 और 6 के बीचों बीच में। ठीक है जी, मिला दिया हमने, ये पॉइंट आ गया। यानी कि 10 रुपीज पर 5 यूनिट डिमांड हो रहा है। 10 रुपीज पर 5 यूनिट डिमांड। 20 रुपीज पर 4 यूनिट, 20 रुपए पर 4 इकाई, 20 रुपए प्राइस है और 4 यूनिट डिमांड होगा, तो एक पॉइंट यहां पर बनेगा। 4 इकाई डिमांड, 20 रुपए प्राइस पर, क्लियर है ना? 30 रुपए पर 3 यूनिट डिमांड, 30 रुपए पर 3 यूनिट कहीं यहीं यहां पर होगा, बीचों बीच में 4 और 2 के बीचों बीच में 3 होगा। 30 रुपए पर यह आ गया 3 यूनिट डिमांड। 40 रुपए पर 2 यूनिट डिमांड, 40 रुपए पर कितना, 40 रुपए पर 2 यूनिट डिमांड। अब देख रहे होगे यहां पर सभी पॉइंट्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो हमने यहां पर आपस में सबको जोड़ देना है।
ये जो डिमांड लाइन अभी बना है, असल में ये डिमांड कहलाएगा D1 के लिए। मतलब ये पहले जो है डिमांड कर बन गया पहले कंज्यूमर के लिए, D1 नाम दे दीजिए। तो पहला लाइन बन करके हो गया तैयार। अब बनाते हैं दूसरा, और दूसरे कलर से इसको बनाएंगे अब हम लोग। तो यहां पर मैं कलर चेंज करूंगा इस बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको भूल जाइए, क्योंकि इसका काम हो गया। अब प्राइस 10 रुपीज है, तो डिमांड कितना है? 10 है। 10 रुपीज प्राइस यहां पर, और 10 यूनिट डिमांड भी है। लो जी, यहां पर आ गया, है ना। दूसरा देखेंगे, 20 रुपीज प्राइस पर डिमांड कितना है? 8 यूनिट। 20 रुपए प्राइस पर 8 इकाई डिमांड हो रहा है। नेक्स्ट आइए, 30 रुपए प्राइस पर 6 यूनिट डिमांड हो रहा है। 30 रुपए प्राइस पर 6 यूनिट डिमांड हो रहा है। और 40 रुपए प्राइस पर 4 यूनिट डिमांड हुआ। 40 रुपए प्राइस पर, है ना, 4 यूनिट डिमांड हुआ है। तो अब सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे, तो हमारा एक लाइन ऐसे बन करके तैयार हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यहां पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्या ये बातें सभी को समझ आ गई है? जल्दी जल्दी एक बार बताइए चैट के अंदर, क्योंकि ये कंज्यूमर दूसरा है, तो इसमें लिखेंगे D2। ये कौन से कंज्यूमर के लिए हुआ? ये दूसरे कंज्यूमर के लिए डिमांड लाइन बन करके तैयार है। एक बार जल्दी से चैट में बताएंगे आप लोग, क्या यहां तक बातें क्लियरली समझ आ गया है? अब नेक्स्ट देखिए, इस प्राइस पर मार्केट डिमांड कितना है? 15 यूनिट्स। किसके लिए? मार्केट डिमांड के लिए। मार्केट डिमांड में यहां पर हम ग्रीन पेन इस्तेमाल करेंगे। अब 10 रुपीज प्राइस पर मार्केट डिमांड कितना है? 15 यूनिट्स। 10 रुपीज प्राइस और मार्केट डिमांड कितना है? 15 यूनिट्स। 10 रुपीज प्राइस, मार्केट डिमांड 15 यूनिट्स। नेक्स्ट देखेंगे, 20 रुपीज प्राइस पर 12 यूनिट डिमांड। 20 रुपीज प्राइस है, 12 यूनिट डिमांड है। समझ रहे हो ना, यहां पर 12 है। यहां पर आ जाइए, 30 रुपीज प्राइस है, तो 9 यूनिट का डिमांड है। 30 रुपीज प्राइस और 9 यूनिट यहां पर आएगा, 10 और 8 के बीचों बीच में, और इधर 30 हमें मिलाना है। ठीक है जी। 30 रुपए पर अब 9 इकाई डिमांड है। 9 यहां पर आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको यहां पर ले जाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सही रहेगा, क्योंकि यहां से देखते हैं लाइन खींच करके, तो ये सीधा बन रहा है। चलो जी, ठीक है। 40 रुपीज प्राइस पर 6 यूनिट डिमांड। 40 रुपीज प्राइस पर 6 यूनिट का डिमांड। 6 यूनिट का डिमांड। लो जी, तो आपस में ये लाइन ज्वाइंट कर दो। मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करूंगा, ग्रीन। ये बना जो हमारा लाइन। भाई साहब मैं तो डर गया, ये लोगों ने फुस फुस क्या लगा रखा है यहाँ पे। मैं तो डर गया भाई, ये कह रहा है ना। रूम फ्रेशनर लगा रखा है, और मैं तो डर गया। ये गलत बात है या नहीं, बताओ? तो ऐसे जो है आपको लाइन देखना होगा। लाइन तो अच्छे से ये तैयार हो गया है। आई होप कि सभी बच्चों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ऐसे जो है आपको लाइन देखना होगा। अब सर कोई चैप्टर का क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आता है कभी कभी, आई एम सीबीएस हाँ, जीरो जीरो लेकर के क्या ही फायदा है तुम्हें, ये बताओ। अब जब डिमांड करने की बातें कर रहे हैं, तो जीरो क्यों लेना है तुम्हें? मतलब तुम खरीदना नहीं चाहते? हाँ, जीरो का कोई अर्थ बनेगा बताओ? हम नहीं खरीदना चाहते, वो डिमांड है ही नहीं। जो हम खरीदना चाहते वो डिमांड है ना। इसलिए डिमांड कहीं जीरो नहीं नजर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने, मजा आ गया। पता है कि नहीं, प्राइस जीरो कर दिया कि फिर देता है तो कॉस्ट जीरो। अरे तो फिर मार्केट थोड़े बोलेंगे उसको। फ्री में अगर देता है तो कॉस्ट जीरो, अरे तो फिर मार्केट थोड़े बोलेंगे उसको। अगर तुमने प्राइस कहीं जीरो कर दिया है, मान लो जीरो कर दिया प्राइस, यहां पर प्राइस जीरो कर दिया,
कि फ्री में मिल रहा है सर उसको? भैया फ्री नाम का कोई चीज नहीं होता है वैसे, ठीक है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकाने पड़ते हैं। जैसे दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होता है, इवन सांस छोड़ने के बाद सांस मिलता है, पता है कि नहीं? सांस छोड़ने के बाद सांस मिलता है, तो दुनिया में कुछ चीज फ्री नहीं है, सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। जरूर नहीं पैसा चुकाएं, समय भी किसी में दे रहे हैं तो वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट ही है। हाँ हाँ अंकित, केवल अभी स्ट्रेट लाइन ही सीखो, इसके कन्वेक्स कनकेव आपको नहीं सीखने यहाँ पे। एमसीक्यूज करवाएंगे और भी, जैसे मैंने कल करवाए थे ना, मतलब पिछली क्लास में, बिल्कुल वैसा ही जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तब करवाएंगे फिर एमसीक्यू टोटल। अभी धीरे धीरे जहां कहीं हमको पूछने का मन करेगा एमसीक्यू, वहीं केवल पूछेंगे हर जगह। या सी, जहां पर हमने D1 D2 और MD आपने सीख लिया। अब पूछा कई बार यह जाता है, ऐसे पिक्चर ड्रॉ कर देगा और केवल नाम लिख देगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख देगा बी, यहाँ पर लिख दिया सी। जहां पर हमने D1 D2 लिखा था ना, वहां पर ABCD कर देगा। अब कहेगा कि इनमें से बताइए कौन सा लाइन मार्केट डिमांड का है। तो मार्केट डिमांड पहचानना बहुत आसान है, जो सबसे बाहर में नजर आ जाएगा वही मार्केट डिमांड। ठीक है जी, समझ गए क्या? मैं इसको दिखा दूं एक जगह पर, अलग अलग दिखा देता हूं, 2 मिनट में आपकी क्लास ऑफ भी हो जाएगी। तो यहां पर एक बार देख लीजिए, एक हमने डिमांड ए बनाया लाइन ए, एक हमने बना दिया मान लो यहां पर बी, और लास्ट में हमने बना दिया ये सी। तो यहां पर बताइए इन तीनों में से मार्केट डिमांड कौन सा है? तो मार्केट डिमांड वाला लाइन है सी वाला। मार्केट डिमांड वाला कौन सा होगा? जो सबसे ऊपर होगा, वही वाला मार्केट डिमांड लाइन दिखा रहा होगा यहां पे। ठीक है जी, सो आई होप कि सभी बच्चों को क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है जी, सभी बच्चों को क्लैरिटी इसमें मिल गया है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? तो डेफिनेशन जरा देखें, कह रहे हैं कि द शेड्यूल शोइंग द टोटल क्वांटिटी, क्या शो कर रहा है यहां पर? ये टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज्ड बाय ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। कितना तगड़े लेवल का डेफिनेशन है, देख रहे हो कि बाजार में मौजूद, यानी कि बाजार में जितने भी कंज्यूमर उपलब्ध यहां पर हैं, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा किसी विशेष वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली कुल मात्रा को ही दर्शाने वाली अनुसूची को बाजार मांग की अनुसूची कहते हैं। ध्यान रखना, ये टोटल क्वांटिटी को दर्शा रहा है। जैसे कि हमने यहां पर दिखाया, ये टोटल क्वांटिटी ही तो है, क्योंकि D1 प्लस D2 दोनों कर दिया गया है, तो टोटल ही तो बना है। मार्केट डिमांड मतलब टोटल क्वांटिटी ही तो है। क्लियर है जी? बढ़िया। अंकित, दिलशेर, क्या बात है भाई। सलमान, सभी बच्चों को क्लैरिटी हो गई है आज की क्लास में, तो ओवर करेंगे यहीं पर हम लोग। एक सवाल मैं आप लोगों से लास्ट पूछ करके जा रहा हूं, बताइएगा जनरली जो है वो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा दिखा आपको? डिमांड कर्व सामान्यता जो है कैसा ढाल वाला होता है? तो आपने देखा इस प्रकार का होता है ना? तो इसको जरा बताइए कि कैसा ये स्लोप है, पॉजिटिव या नेगेटिव? दो ही ऑप्शन में से कोई एक होगा। हॉरिजेंटल तो बन नहीं रहा है यहां पे, पर्टिकुलर तो बन नहीं रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर। तो बताइए क्या ये क्षैतिज और लंबवत तो नहीं है, लेकिन क्या ये धनात्मक होगा स्लोप या ऋणात्मक होगा? तब वहां पर रिलेशनशिप है। अमित ने जवाब दे दिया है सर नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है? उल्टा रिलेशनशिप है, जिसकी बातें हम लोग डिमांड के अगले कंसेप्ट में देखेंगे। यानी कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब वहां पर आप लोगों को ये सब सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है जी, सो यहां पर सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। और नेक्स्ट क्लास आप लोग मिस मत करना, क्योंकि अगली जो क्लास आने वाली है हमारी, वो समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अंतिम तक चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूरे के पूरे कंसेप्ट कल वाली क्लास पर ही आधारित है। मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस टॉपिक को अगर आपने छोड़ दिया तो पूरा चैप्टर ही आपका बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है। तो आई होप कि कल आप लोग, मतलब नेक्स्ट सेशन में आप लोग जुड़ोगे टाइम पर ही, और
पेन पेपर लेकर के भी बैठना पड़ेगा रहे हो एक, और लेकिन कभी कभी 8:30 भी हो जाता है। तो मान लो 7 से 8:30 चला गया, तो एक निश्चित समय अवधि हो गया कि उसी टाइम में तुम जाकर के कोई सामान खरीद रहे हो, एक निश्चित आगे आएगा। मैंने क्या बोला, डिमांड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो अभी 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, समझ पा रहे हो? अपकमिंग लेक्चर्स आप पढ़िए पहले, ठीक है? तो ये रिलेटेड आपके वहां से हो जाएंगे, आपको जवाब भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। डी मीन्स डिमांड, निश्चित समय अवधि, थोड़ा कंफ्यूजन, अरे समय अवधि थोड़ा कंफ्यूजन है तुम्हारा। निश्चित समय अवधि मतलब हमारी क्लास कब से कब तक चलती है, वो निश्चित समय अवधि है, समझ पा रहे हो? 7 से 8:15, लेकिन कभी कभी 8:30 भी हो जाता है। तो मान लो 7 से 8:30 चला गया, तो एक निश्चित समय अवधि हो गया कि उसी टाइम में तुम जाकर के कोई सामान खरीद रहे हो एक निश्चित कीमत पर और निश्चित समय अवधि में। बात खत्म, ठीक है जी? तो यहां पर बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आप लोगों को आगे तुरंत अपडेट दे दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।